गुरुकुल की इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूं संस्कृत भाषा विज्ञान को लेकर के। मित्रों, संस्कृत भाषा विज्ञान में हम लगातार भाषा विज्ञान की जो धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, उनको आपके सामने उदाहरण के साथ प्रस्तुत करता रहा हूं। और हम लोगों ने एक अभी नई चर्चा प्रारंभ की थी जिसमें भाषा विज्ञान की कुछ वैज्ञानिक शब्दावली थी, कुछ प्राविधिक जो तकनीकी शब्दावली हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, उनका उल्लेख कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने श्रुति, अपिश्रुति, अपिनिहित, अवश्रुति, अभिश्रुति ऐसे कुछ शब्द हैं जिसका विश्लेषण किया था। और उसी विश्लेषण के क्रम में हम लोग अभिश्रुति का उदाहरण ले रहे थे और अभिश्रुति के माध्यम से हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार ये अभिश्रुति भारतीय भाषा में अपना प्रभाव दिखाती है। मित्रों, इसके साथ ही एक और मूल विषय बनता है, वो है प्रयत्न लाघव। मैंने इससे पूर्व अपनी चर्चा के क्रम में, अपने व्याख्यान के क्रम में एक शब्द का प्रयोग किया था, मुख सुख। उसको अगर टेक्निकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको हम प्रयत्न लाघव कहते हैं, यानी लेस एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं। हमारा अगर उच्चारण दोष होता है तो उसके पीछे मूल कारण ही यही है कि हम एफर्ट नहीं लगाते, हम सुविधा को अंकित करते हैं। मैंने यह भी कहा होगा कि मनुष्य स्वभाव से ही आलसी होता है, और यह आलस केवल शारीरिक आलस्य नहीं होता है, यह मानसिक आलस भी होता है। तो पंडित रामविलास शर्मा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने ये टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये जो मुख सुख है, यानी प्रयत्न लाघव जो है, ये हमारे ये मनुष्य की अपनी मानसिक ये जो है आलस्यता है, जिसके कारण ऐसा करते हैं। एनीवे, अब ये मुख सुख भी, प्रयत्न लाघव भी कई प्रकार के होते हैं और कई रूपों में इसका विश्लेषण है। भाषा वैज्ञानिकों ने उन स्थलों को पकड़ा है जहां पर हम प्रयत्न लाघव देखते हैं, और प्रयत्न लाघव भी इसे श्रुति का कॉम्प्लीमेंट, जिसको कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एक टर्म है। क्यों? क्योंकि जो भी उदाहरण आप पाएंगे, मोरलेस उस तरह के उदाहरण हमने पहले ही श्रुति में, अवश्रुति में, अपिनिहित में और अभिश्रुति में आपके सामने वर्णन में उपस्थित किया हुआ है। अब देखें ये किस तरह से लगभग ये 6 प्रकार के प्रयत्न लाघव होते हैं। कहीं कहीं किसी ध्वनि का आगम हम कर लेते हैं। हम स्टेशन शब्द प्रॉपरली नहीं बोल पाते, इसलिए स्टेशन कह बैठते हैं, है ना। जो स्टेशन शब्द है हम उसको स्टेशन कह देते हैं। तो ये ई जो आता है वो हमारे मुख सुख के कारण होता है, क्योंकि स्टेशन से पहले आपको एक ब्लॉक, एक ब्रेक, एक वैक्यूम बनाना पड़ता है। स्टेशन हमें एहसास नहीं होता, हमें इसकी अनुभूति नहीं होती, क्योंकि हम उतने मजे हुए उच्चारण करने वाले नहीं होते। लेकिन यस, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मन है और हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं, वो सारे उसके लिए प्रयत्नशील होते हैं। एक दूसरे प्रकार का है जहां पर कहीं किसी ध्वनि का लोप हो जाता है, अर्थात मूल शब्द है, मूल शब्द की कई उसमें से कुछ ध्वनियां होती हैं जिन ध्वनियों का लोप हो जाता है। यही स्टेशन क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आपको कहीं कहीं टेशन तो कहीं टीसन सुनाई पड़ेगा। यही है दिल्ली टेशन, इस तरह के वाक्य प्रयोग में आते हैं। तो ये जो टेशन या टीसन जो भी कहें, यह भी हमारा प्रयत्न लाघव है। ध्वनियों में जो स्थान है, वो स्थान अपने स्वरूप को परिवर्तित कर लेता है। मित्रों, बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है वाराणसी। वाराणसी का आधुनिक शब्द क्या है, क्या नाम हम इसका लेते हैं? बनारस। वाराणसी शब्द है, राणा, र और ना, ये अपने को परिवर्तित कर ले रहा है सुविधा के कारण बनारस। वाराणसी ना बोल करके या वाराणस ना बोल करके, क्योंकि र के बाद जो ना का उच्चारण है वो काफी डिफिकल्ट, आपको लंग्स के ऊपर में प्रेशर पड़ता है। आप देखें जो वाराणसी है, उस वाराणसी शब्द को अगर आप करप्ट करें, अगर उसको अपभ्रंश रूप में प्रयोग करें, तो उचित तो होना चाहिए था वरानस, लेकिन वो वरानस नहीं हो रहा है, क्योंकि राना जो बोलने में वह के बाद र, जो कि अपने आप में सारे ऐसे वर्ण है जो मैक्सिमम एयर मांगता है, तो वरानस मुश्किल होता है उच्चारण करना। हमने सुविधा से, प्रयत्न लाघव के कारण, मुखसुख के कारण उसे बनारस शब्द बना दिया। और अदरवाइज एक और उदाहरण ले लीजिए, चाकू शब्द होता है।
चाकू को आम भाषा में लोग काचू कह देते हैं, चक्कू यानी कच्चू देना। और ये है, ऐसा नहीं है कि ये आर्टिफिशियल क्रिएटेड वर्ड है, नहीं, लोक भाषा में आप प्रयोग करें, जाकर के लोक भाषा में अन्वेषण करें, ढूंढें, आपको ये शब्द मिलेंगे। और ये चक्कू शब्द की जगह पे कच्चू शब्द प्रयोग में आता है। इसी प्रकार जो भिन्न ध्वनियां होती है, वो ध्वनियां आपस में अपने को एसिमिलेट कर लेती है, अपने को समान बना लेती है। शब्द है चक्र। चक्र में देखिए क्या आ रहा है, क और र है, च के बाद क आधा है और र है, यानी दो विपरीत ध्वनि है, दो अलग अलग ध्वनि है, क और र। लेकिन हम अपने मुख सुख से, अपने प्रयत्न लाघव के कारण र को भी हम लोग क में बदल लेते हैं और चक्र से शब्द क्या बन गया, चक्का। देखिए, चक्र से चक्का ये शब्द बन गया। तो इस तरह से ये ध्वनियां जो है, ये भिन्न ध्वनियां को हम समान कर लेते हैं। समान ध्वनियां कभी कभी भिन्न हो जाती हैं, अर्थात दो समान ध्वनियां काम कर रही हैं और वह ध्वनियां भिन्न स्वरूप ग्रहण कर लेती हैं। जैसे उदाहरण लीजिए, कंकण शब्द क्या है, कंकण, लेकिन आज ये शब्द क्या बन गया, कंगन, कंगना, है ना, कंगना शब्द है। बहुत अधिक इस पे नहीं विमर्श करना है, लेकिन बस केवल इतना कहना है कि कंकन में क और क दो समान ध्वनि हैं। ये क और क का जो दूसरा क है, अपनी ध्वनि परिवर्तित कर ले रहा है और बना कंगन। इसी प्रकार संयुक्त ध्वनियां जो है वो असंयुक्त हो जाती हैं। संयुक्ताक्षर के मध्य में हम फिर वही बात आ जाती है कि श्रुति हम उसको बना लेते हैं, स्वर पर श्रुति के रूप में हम उसको उदाहरण में ले लेते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए, शब्द है कृष्ण, कितना सुंदर नाम है कृष्ण, लेकिन इस कृष्ण का देखिए क्या शब्द बन गया, किशन, है ना। शब्द है कर्ण, र और ना, क्या शब्द बन गया, करण। तो ये जो संयुक्त ध्वनियां हैं, ये कभी कभी असंयुक्त हो जाती है, और इन सब का ही प्रभाव आप कहेंगे कि कदाचित ये जो प्रयत्न लाघव है, इस प्रयत्न लाघव ने ही लोक भाषाओं का विकास किया है। और ऐसे जो मूल, जिसको कहते हैं ना कि संस्कृत से निकली हुई भाषा, क्यों संस्कृत से कैसे निकलेगी भाषा, जरा खुद देखिए। वो इसलिए नहीं संस्कृत से भाषा निकली है, बल्कि संस्कृत भाषा के शब्द, संस्कृत भाषा के वाक्य विकृत होते 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 लोक भाषा का रूप ग्रहण कर चुकी है, और तब जाकर के चक्र चक्का कहलाता है। किसी भी लोक भाषा में आप ये नहीं कहेंगे कि गाड़ी का चक्र कहां है, बल्कि हम वहां कहते हैं गाड़ी का चक्का कहां है। तब जाकर के ये लोक भाषा बनती है, और लोक भाषा की खुशबू, लोक भाषा का आनंद तब हम ग्रहण करते हैं। तो ये मित्रों, आपके सामने प्रयत्न लाघव के माध्यम से हमने भाषा विज्ञान के ऐसी कुछ प्रमुख शब्दावलियों को आपके सामने प्रयोग में लाया। अब इसके साथ, जैसा हमने कभी चर्चा में की होगी, कि हम संस्कृत और अवेस्ता, इसके बीच की जो तुलना है, इसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और जो भारतीय भाषा परिवार था, भारतीय भाषा परिवार में जो प्रथम शाखा थी वो भारत ईरानी शाखा थी। अगर आप स्मरण कर पाए पिछले कुछ, अगर आप व्याख्यान को सुनेंगे तो ये बातें और स्पष्ट होगी। मित्रों, ये दोनों ने भारतीय उपमहाद्वीप कह लें या पूरा का पूरा एशियाई प्रदेश कह लें, ये भारत और ईरानी ये दोनों भाषाओं के संबंध ने बड़ा ही विस्तार और बड़ा ही एक आधार प्रदान किया भाषा के विश्लेषण के लिए, तुलनात्मक भाषा के अध्ययन के लिए। हम आप सभी जानते हैं कि जो मानवीय सभ्यता का प्रथम ग्रंथ जिसे माना जाता है वह ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद प्राप्त प्रथम ग्रंथ, में अभी भी कह रहा हूं प्राप्त प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है। क्यों मैंने प्राप्त शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित सामग्री तो जानते हैं कि सिक्कों पर बातें लिखी हुई मिलती है, यह ठीक है कि हमने उसे पढ़ा नहीं, लेकिन चूंकि लेखन प्रयोग में था, व्यवसाय में था, इसलिए यह भी माना जाना चाहिए कि अगर सिंधु सभ्यता के लोगों ने सिक्कों के ऊपर में लेखन किया है तो अन्यत्र भी लेखन किया होगा। यह केवल अनुमान मात्र का विषय है। तो उसी रूप में मानवीय सभ्यता का प्राप्त प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं।
इसे ऋग्वेद के काल को लेकर के, इतिहास को लेकर के कई प्रकार की चर्चा है, अलग अलग विश्लेषण है, और ऑल टुगेदर हम इसे 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 6000 10,000 ईस्वी पूर्व तक के मध्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, ये तो स्पष्ट है कि इसे 1000 ईस्वी पूर्व मानना, मैं समझता हूं कि भारतीय इतिहास को कुंठित करना होगा, भारतीय इतिहास को संकुचित करना होगा, क्योंकि ऋग्वेद का इतिहास कोई आज से 3000 वर्ष पहले का इतिहास नहीं, इसे कम से कम तो आज से 5000 वर्ष पहले जरूर ही माना जाना चाहिए। ये अलग विषय है, जब मैं कभी ऋग्वेद के काल को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा तो उस पर हम विमर्श करेंगे। इसी प्रकार जो अवेस्ता, जो ईरान की उस काल की भाषा है, यानी ऋग्वेद के या वैदिक काल की जो भाषा है वो अवेस्ता मानी जाती है, और अवेस्ता के काल को लेकर के भी अलग अलग है। इसको भी लोगों ने 3000 से लेकर के 1000 बीसी के अंतर्गत रखा है, और कई लोगों का ये मानना है कि ये 1400 बीसी के आसपास की भाषा है। मैं पुनः कह रहा हूं यहां पर कि हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि इन दोनों में कौन पहले की भाषा, कौन बाद की भाषा, या कौन भाषा किस ईस्वी में हुई। ये अभी विश्लेषण का विषय यह नहीं है। विश्लेषण का विषय यह है कि वैदिक भाषा और ईरानी भाषा जो कहीं ना कहीं एक कालखंड में एक साथ विद्यमान रही है, और विद्यमानता के पीछे कहीं ना कहीं एक समानता रही है, तो वह समानता क्या है? मित्रों, ये प्रसिद्ध है, हम लोग सभी जानते हैं कि अवेस्ता जो है, अवेस्ता एक पारसियों का एक प्रसिद्ध ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ है, जिंदावेस्ता नाम से प्रसिद्ध है, और जिनके लेखक जरथुष्ट्र माने जाते हैं, और जोरास्ट्रियन आदि वर्ड आप लोग यूज करते रहे हैं। तो जरथुष्ट्र को ही इस अवेस्ता भाषा का विस्तारक, विश्लेषक भी माना जाता है। लेकिन पुनः यह विश्लेषण का विषय है कि जरथुष्ट्र पहले या अवेस्ता भाषा पहले आदि, मैं उस पर फिर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन अवेस्ता का संबंध जरथुष्ट्र से जरूर है, यह मैं जरूर यहां पर स्थापित करूंगा। तो समकालीन भाषा होने के कारण हम जरूर कोई ना कोई समानता, असमानता, विषमता आदि देखते हैं भाषाओं के मध्य। अब इसी में जैसे आज की अपनी कई भाषा है, चाहे हम इंग्लिश भाषा को आधार बनाएं या हिंदी भाषा को आधार बनाएं, तो हम पाते हैं कि इन भाषाओं के शब्दों का प्रभाव या भाषाओं के व्याकरण की प्रकृति कहीं ना कहीं मेल खाती है एक अपने वर्ग की भाषा के साथ। तो उसी प्रकार अवेस्ता और ऋग्वेद में कोई समानता होनी चाहिए, विषमता भी होनी चाहिए। तो आज मैं आपके सामने केवल और केवल समानता की बात करूंगा, और इसका जो एक्सटेंडेड लेक्चर जब बाद में हम लेंगे तो उसमें हम डिसिमिलैरिटी की बात करेंगे, विषमता का उल्लेख करेंगे। यह स्पष्ट है कि दोनों भाषाओं का जो विकास है वो भारोपीय भाषा परिवार से है। जो भारोपीय भाषा परिवार, पहले भी चर्चा हम इसकी कर चुके हैं। अब देखेंगे समानता क्या। पहली समानता क्या हुई कि दोनों भारोपीय भाषा परिवार से है। अब दूसरी समानता देखिए क्या है कि जो मूल भारोपीय भाषा है, उन मूल भारोपीय भाषा में प्रारंभ में 3 ह्रस्व स्वर हैं, और यह भी आज के संदर्भ में इस 3 ह्रस्व स्वर को पकड़ना बड़ा कठिन होगा, और प्रश्न हो सकता है कि आप इसे ह्रस्व स्वर कैसे कह रहे हैं। यस, आधुनिक भाषा की दृष्टि से, जो लौकिक संस्कृत की दृष्टि से जिन 3 वर्णों को मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं, ये तीनों के तीनों वर्ण आपको ह्रस्व नहीं है, लेकिन मूल भारोपीय भाषा के विश्लेषण की दृष्टि से अ, ए और ओ, इन तीनों को ह्रस्व ध्वनियां मानी गई, और दीर्घ ध्वनि में आ, ऐ और औ को माना गया। तो इस रूप में जो मूल भारोपीय भाषा के ह्रस्व तथा दीर्घ, इन मूल स्वरों के स्थान पर, अर्थात अ, ए, ओ या आ, ऐ, औ, इनके स्थान पर दोनों भाषा में, अर्थात वैदिक संस्कृत में और अवेस्ता में, एक ही स्वर रह गए, और वह ह्रस्व में अ और दीर्घ में आ। इसका यह मतलब नहीं, देखिए, यह नहीं कि ए और ओ विलुप्त हो गया, नहीं। मेरा यह कहना है कि जहां पर ए और ओ मूल स्वर में था, वो भी अ में कन्वर्ट हो गया, और जहां ऐ और औ पहले से था, वो भी क्या है, वह आ में कन्वर्ट हो गया। इस प्रकृति को पकड़ना है। उदाहरण है हमारे सामने, मूल भारोपीय भाषा का शब्द है निभोस। निभोस का मतलब है स्काई, नभ। संस्कृत में इसके लिए शब्द क्या है, नभस। देखिए मित्रों, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसको पकड़ने में, कोई भी हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए कि निभोस और नभस एक समान है कि नहीं। दोनों में हमें उच्चारण की दृष्टि से एक समानता दिख रही है, लेकिन अंतर यही है कि ए और ओ जो है वह अ में कन्वर्ट होकर के ना
और भ बन गया है। अ दोनों में आप पाएंगे। यह है वैदिक संस्कृत। और इसके साथ जो अवेस्ता है, अवेस्ता में भी देखेंगे जो निभोस है, ना का ए और भो का ओ, ये दोनों कन्वर्ट होकर के न और व बन जाता है। और वहां पर स्काई के लिए शब्द प्रयोग है नवः। देखिए नभः, नवः। तो ये एक समानता दिख रही है प्रकृति में, ये प्रकृतिगत समानता है। इसी तरह शब्द है ओस्थ। ओस्थ का मतलब होता है हड्डी, बोन। मूल भारोपीय में हड्डी के लिए शब्द प्रयोग मिलता है ओस्थ, जो कि जो वैदिक संस्कृत में आकर के क्या बन रहा है, अस्थि। ओ जो कि मूल भारोपीय का स्वर है, ह्रस्व है, वो आकर के अ में कन्वर्ट हो रहा है और ओस्थ अस्थि बन रहा है। इसी प्रकार अवेस्ता में यह ओस्थ अस्त बन रहा है। थ जो है त में कन्वर्ट होकर के ओ अ में कन्वर्ट हो गया, अस्त बन रहा है। याग शब्द है मूल अवेस्ता, मूल भारोपीय भाषा में, यह वैदिक संस्कृत में आकर के यह यज बन रहा है। हम लोग सभी जानते हैं यजते रूप आदि पढ़ते हैं। अवेस्ता में भी यह शब्द एज इट इज है अज। इसी प्रकार एक और उदाहरण है आपके लिए समझने के लिए, वो है एपो। ठीक है, एपो। ए है और पो है, यानी दोनों में वो ध्वनियां है, ए और ओ। लेकिन वैदिक संस्कृत में यह शब्द अपह बनता है, जिसका मतलब होता है वाटर, जल। अपह है ना, अप। और यही अवेस्ता में अप बनता है, जो बाद में आप शायद फारसी एंड ऑल उर्दू में आकर के आब शब्द में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर अपह, अ, प, प, ए और ओ दोनों जो ध्वनियां हैं वो अध्वनि में कन्वर्ट हो रही है। तो ये दोनों वैदिक संस्कृत और अवेस्ता की समानता है। इसी प्रकार एक भिन्न समानता भी हम लोग देखते हैं, वह है कि जो मूल का जो अति ह्रस्व है या जो उदासीन स्वर है, उसमें अ के स्थान पर ई आ जाता है। ठीक है, जैसे अभी हमने सुविधा के लिए शब्द लिया पते, हालांकि लिखने की दृष्टि से प हलंत केवल समझाने के लिए किया है, क्योंकि इसमें जो मूल स्वर है वो अ है। भारोपीय भाषा में, भारोपीय भाषा का मूल शब्द है पते, प अ ते, प हलंत। ये जो अ है, इसी के लिए कहते हैं कि ये जो अ है ये ई में कन्वर्ट हो जाता है। और वैदिक संस्कृत में देखेंगे यही मूल शब्द क्या बनता है, पितृ, पिता। और अवेस्ता में भी वहां पर हमें पिता शब्द प्राप्त होता है। तो पितृ और पिता, पते, ये मूल शब्द का परिवर्तित रूप है, जहां पर अ ई में कन्वर्ट हो रहा है। इसी प्रकार एक और जो समान विशेषता हम देखते हैं वो ये है कि र हलंत है ना, जैसे कर्ण शब्द है तो कर्ण में र हलंत करते हैं। ये र जो कि री का एक फॉर्म है, भारत ईरानी में ल के स्थान पर री और र के स्थान पर हम री देखते हैं। ये एक बड़ा अच्छा संस्कृत में सूत्र आप लोग पढ़ते होंगे, रलयोर अभेदः। ये जो शब्द है उससे, ये जो सूत्र है उसी की एक तरह से कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड फॉर्म है। और एक और बता दूं कि वेद में भी आप पाएंगे कि सलिल के स्थान पर शरीर शब्द जल के लिए प्रयोग होता है। सलिल का मतलब होता है जल, लेकिन वहां जो ल है वहां पर भी देखेंगे र जो है ल में कन्वर्ट हो रहा है, ल में र में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक समानता दोनों भाषा में हम प्राप्त करते हैं। तो ये अवेस्ता और वैदिक संस्कृत की समानता रही। एक अन्य विशेषता है, वह है ई और उ। ठीक है, यानी क तथा र के बाद आने वाला जो स के स्थान पर, जब अगर क या र के बाद, यानी सॉरी ई उ क और र के बाद, पुनः इसको समझें, ई उ क और र, इसके बाद जो आने वाला स और श है, जो स शब्द है दंत्य, संस्कृत में वो श हो जाता है और अवेस्ता में वह श हो जाता है। देखिए श और श, षटकोण उषा, ये वाला श जो कि संस्कृत में कन्वर्ट हो रहा है, और ये जो अवेस्ता में जाकर के श जो शादी वाला श है उसमें कन्वर्ट हो रहा है। मूल शब्द है स्थिस्थामी। अब देखेंगे कि वैदिक संस्कृत में जो स्थामी है, स है, ई के बाद स आ रहा है, तो वो स श में बदल करके तिष्ठामी शब्द बनता है। और वही अवेस्ता में आकर के जो स्थ है वो श्त बन रहा है, हिष्ट इति। जीवस्तर जो मूल भारोपीय भाषा का शब्द है, यही जीवस्तर वैदिक संस्कृत में आकर के जोष्टा बनता है
और अवेस्ता में जाकर के ओषा बनता है। तो देखेंगे दोनों में जो अभी मूल आपके सामने बातें रखी, हमारा जो फोकस था वो फोकस है कन्वर्जन ऑफ श एंड श। इन दोनों के कन्वर्जन के ऊपर में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, इसके साथ ही एक बड़ा सुंदर और उदाहरण है। हम लोग लोट लकार रूप पढ़ते हैं, पठतु पठता पठतु पठताम पठंतु वाला जो रूप है, हम इसको लेकर के चलते हैं। ये एक अनूठी समानता है, एक अनूठा साम्य है अवेस्ता और वैदिक संस्कृत का, कि दोनों में तू और उन्तु चलता है। यानी जो आज्ञार्थक लोट लकार के शब्द हैं, उनकी प्रकृति में जो पठतु शब्द हम कह रहे हैं वहां पर भी तू शब्द बनता है, और जो पठंतु कहते हैं वहां पर भी तू बनता है। तो यहां पर भी समानता आ रही है। इसके साथ ही दोनों के कुछ शब्द अर्थ एवं ध्वनि की दृष्टि से समान है। यानी कुछ शब्द ऐसे हैं दोनों भाषा के जो न केवल अर्थ की दृष्टि से बल्कि ध्वनि की दृष्टि से भी समान है। अर्थात यहां के शब्द वहां प्राप्त हो रहे हैं, वहां के शब्द इसमें है। और बड़ा सुंदर उदाहरण है, जैसे ओजस, ओज गुण होता है ना, ओजस, वहां पर अवेस्ता में ओजो बनता है। और मित्रों ध्यान रखेंगे कि हशिचा सूत्र के कारण हमारे यहां संस्कृत में भी ओजस ओजो में कन्वर्ट हो जाता है अगर बाद में कोई हर्ष प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। इसी तरह अनु उपसर्ग, अनु वहां पर भी है। अन्य शब्द, वहां पर भी अन्य है। ददामी शब्द, वहां पर भी ददामी है, ददामी देता हूं। और पुत्र शब्द, वहां पर भी थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग लेकर के पुत्र बनता है, क्योंकि त वहां पर जो है वो थ बन जाता है। तो इस प्रकार से ये इन सारे शब्दों की भी हम समानता पाते हैं। दूसरे शब्दों में आपस में एक्सचेंज है। अब यह कहना कि यह संस्कृत का शब्द वहां गया या अवेस्ता का शब्द यहां आया, यह पुनः भाषा वैज्ञानिक अन्वेषण का विषय है, लेकिन हम अभी समानता की बात कर रहे हैं। तो इसलिए समानता के लिए हम इतिहास ना देख करके दोनों भाषा में पाए जाने वाले जो दो मूल शब्द हैं, हम उनका विश्लेषण कर रहे हैं। मित्रों, इसके साथ और भी कुछ है। वाक्यों को लेकर के भी समानता है और कई चीजों को लेकर के समानता है, कि कई कई जगह तो ऐसे ऐसे वाक्य आपको मिलेंगे कि जिसको देखने के बाद हमें लगता है कि अगर थोड़ा बहुत उलटफेर कर दे वाक्यों में शब्दों का, तो वही अर्थ आपको वही वाक्य दोनों में दिखते हैं। यानी वाक्यों की समानता थोड़े परिवर्तन मात्र से एक भाषा से दूसरी भाषा को समझा जा सकता है। उदाहरण है, संस्कृत का वाक्य है, वैदिक वाक्य है, यो तथा पुत्रम तरुण सोम। अब इसी को अवेस्ता में देखिए, यो यथा पुत्रम तउरुणम हओमम। नीचे जो दूसरे वाक्य के सोम के लिए वहां पर हओम शब्द है, तो आप देख लीजिए कि यो यथा पुत्रम तउरुणम हओम, अर्थात यो तथा पुत्रम तरुण सोम। वंदेत मर्त्यः, संस्कृत का वाक्य है। और यहां देखें, वंदेता मत्स्यो, त श या उसी तरह रह रहा है। ये थोड़ा सा जो टंग ट्विस्टिंग है, जो भाषा का विश्लेषण है, भाषा के मूल शब्द को पकड़ करके अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो अवेस्ता संस्कृत के अत्यंत निकट की भाषा प्रतीत होगी। इसका मतलब यह नहीं कि दोनों में विषमता नहीं है जरूर है, लेकिन इसकी चर्चा हम लोग आगे के व्याख्यान में पाएंगे। अभी तक जो आप लोगों ने सुना, मैं समझता हूं कि आपके ज्ञान के साथ साथ आपके मनोरंजन के लिए भी यह व्याख्यान बना होगा। अगर शब्दों से, वाक्यों से, भाषाओं से खेलने की प्रवृत्ति आपको है, तो इनके सूत्र को पकड़ करके अन्य भाषा में भी इसका विनिवेश किया जा सकता है। तो मित्रों, आप लोगों ने मेरे इस व्याख्यान को ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।